कल हम लोगों ने बात करी थी SN1 पे कुछ, और SN1 के कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे हम लोगों ने। SN1 होगा तो किस तरीके से होगा, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, किस तरीके की बात होगी। अब इसमें हम लोग आगे बात करने वाले हैं SN2 की, और SN1 के सारे पॉइंट हो गए थे एक बार। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर SN2। ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बात है कि ये ज़्यादातर ऐसे लिखा जाता है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीच बीच में हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और बीच बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन का चैप्टर कर रहे हैं। देखिए ये साथ साथ में कैसे हो रहा है, कैसे जिस चीज़ का यूज़ यहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी तक करा मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऐसा कुछ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं मेजर वे में, तो एल्काइल हैलाइड देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर भी और यूनिमॉलिक्यूलर भी। यूनिमॉलिक्यूलर वाला आपको पहले डिस्कस कर चुके थे, उसमें कुछ चीज़ें थी जिनको कल कर दिया था आपको, और आज हम लोग बाईमॉलिक्यूलर कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बेसिस पे, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दोनों पार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई इतनी? अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर बात की जाए कि कैसे होता है, सपोज ये CH3X है हमारे पास और हमने KOH की प्रेजेंस पे इसको ट्रीट कराया। एक कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम देख करके रिएक्शन में पहचानेंगे कि कौन सा SN1 है और कौन सा SN2 रिएक्शन होगा। इसमें एक कंडीशन होती है कि आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, तब ये कंडीशन बनती है SN2 की, ठीक है। अब देखो इसमें जो रूल्स आपको बताएंगे वो रूल्स होंगे SN2 के, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपका वो प्रोडक्ट, वो कंपाउंड SN1 भी देता है और SN2 भी देता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो एक पहली कंडीशन क्या है, रिएक्शन को SN2 होने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आप लेते हो तब वो कंडीशन बनती है। जैसे KOH है तो KOH में ये OH माइनस देगा और ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम इसको देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इस 1 डिग्री कार्बन पे KOH का अटैक हो रहा है। अब KOH का अटैक होता कैसे, और यहाँ पे हम लोग मीडियम में लेंगे एसीटोन। मीडियम क्या लिया हमने, या आप कह सकते हो सॉल्वेंट हमने क्या लिया है इस रिएक्शन में, एसीटोन। ये जो एसीटोन है ये पोलर है और एप्रोटिक है। पोलर और एप्रोटिक का क्या मतलब है, देखिए वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, पोलर का मतलब है जिसमें पोल्स डेवलप होंगे, और पोल्स डेवलप होने का मतलब है कि उस सॉल्वेंट में कुछ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होगी।
डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सब्सटेंस के अगर उनमें किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है तो वो सब्सटेंस के जो एलिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनको सेपरेट करने का काम करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। तो ये जो CH3CO है, इसमें पोलैरिटी होती है और पोलैरिटी की वजह से ये सेपरेशन करवाता है, और सेपरेशन करवाएगा तभी तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी यहाँ पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। भाई नया बॉन्ड बनने के लिए पुराने बॉन्ड तो ब्रेक होने चाहिए ना। केमिकल बॉन्डिंग का यही तो कॉन्सेप्ट होता है, या किसी रिएक्शन का यही कॉन्सेप्ट होता है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट होना है तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसके लिए ज़रूरी होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज़रूरी होती है। दूसरी यहाँ पर बात करी जा रही है एप्रोटिक, मतलब जो प्रोटॉन नहीं देता है। भाई यहाँ पे CH3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इसमें से नहीं निकलते हैं। तो कभी भी अगर आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है और आपका पोलर सॉल्वेंट है तो वहाँ पे कंडीशन बन सकती है आपकी SN2 की। अब होगा क्या, होता क्या है एग्जैक्टली अगर पूरे रिएक्शन को ऐसे लिखो तो ये CH3OH हो जाएगा और ये KX अलग हो जाएगा। बेसिकली X बाद, पहले X रिलीज होता है, फिर बाद में K से अटैच होके फिर ये KX बनाता है। ये तो हो गया पूरा रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें SN1 की, SN2 की, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक मोटी मोटी बात याद रखेंगे कि अगर प्योर आपका 1 डिग्री कार्बन है, कैसा प्योर 1 डिग्री कार्बन आपको दिखाई देता है, तो वहाँ पे SN2 होने की प्रोबेबिलिटी है। अब कुछ और फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। प्योर हमने क्यों बोला वो एक्सप्लेन करते हैं। SN2 का अगर एक बात और हम याद रखें तो ये याद रखेंगे कि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो चीज़ होती कैसे है, कैसे रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कि ये एक कार्बन है, इस पे सपोज आपके 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, तीन डिफरेंट ग्रुप भी ले सकते हैं, कायरल वाला भी केस ले सकते हैं। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम लोग दिखाते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट या रिटेंशन प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे ना SN1 में, तो वहाँ पे जो हम लोग बात करते थे वो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको कभी भी दिखानी है तो वो कायरल के लिए दिखाई जाती है। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैंने दिखा दिया, बट ऐसा कायरल के लिए ही शो किया जाता है। नॉर्मल में तो इन्वर्जन रिटेंशन कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, सिंपल रिएक्शन। मान लो यहाँ पे ये डैश से हाइड्रोजन है, एक आपका वेज से लगा हुआ, ये वेज से, ये डैश से है, और यहाँ पे एक X अटैच है। अब इसके ऊपर आकर के CH3COCH3 मीडियम है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये है। अब ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, तो ये जो CX वाला बॉन्ड है इसको वीक करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैरेक्टर होगा। भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको बोलोगे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। कार्बोकैटायन का मतलब होता है एग्जैक्ट प्लस चार्ज आप दिखाते हो, यहाँ पे एक पार्शियल सा ऐसा इसके मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी सिचुएशन होगी, और वहाँ पे ये CH3COCH3 के जो मॉलिक्यूल होंगे वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात इतनी? अब देखो होता क्या है कि जब ये CH3COCH3 में इसको डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये कोशिश करता है
ट्राई टू ब्रेक बॉन्ड CX, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से अगर मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके साथ साथ ही दूसरी कंडीशन इस तरीके से चलती है, ये CX बॉन्ड ब्रेक होना चाहता है, ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे जो हमने KOH लिया था उस KOH का OH माइनस धीरे धीरे आके दूसरे साइड से अटैच होता है। एक हमारा ये बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ से OH माइनस क्या हो रहा है, धीरे धीरे अटैच हो रहा है। ये शो कर रहा है ब्रेकिंग को, पूरे तरीके से ब्रेक भी नहीं हुआ, और ये शो कर रहा है आपका अटैचमेंट को। ये इस तरीके की एक स्टेट बनती है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर हम बात करें कि SN1 में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता था, लेकिन SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है। प्रॉक्सी अगर आप बोलो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7 सेकेंड के लिए, थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है, लेकिन बनती है। मतलब क्या है कि एक कंडीशन ऐसी दिखेगी आपको, एक कंडीशन दिखेगी क्या, एक कंडीशन आप ऐसी एज्यूम कर सकते हो जिसमें ये X वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा हो, और इधर इसके बैक साइड से, जिस साइड पे ये X अटैच है उसके बैक साइड से, दूसरे साइड से ये जो न्यूक्लियोफाइल है KOH का, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के यहाँ पे अटैच हो रहा हो। इस तरीके की कंडीशन वाली जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमें देखने को मिलती है SN2 में, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई जिस तरफ आपका साइड, जिस पे साइड पे आपका X था उसके अपोजिट साइड से कौन अटैच हो रहा है, OH माइनस अटैच हो रहा है, या बैक साइड बोल दो, उससे OH माइनस अटैच हो रहा है। उधर से, जिधर से X निकला है उधर से अटैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। भाई SN1 की जब हमने बात करी थी, कल ही बात की थी, तो दो तरीके के प्रोडक्ट थे। एक में जिसमें जिधर से आपका Cl माइनस हट रहा है उधर ही OH माइनस अटैच हो रहा है, तो उसको हम बोलते थे रिटेंशन, और अगर अपोजिट साइड से हो जाता था तो इन्वर्जन बोलते थे। इसमें क्या सीन बन रहा है, इसमें ये सीन है कि एक तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, दूसरी बात ये ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ये पूरा जल्दी से ब्रेक नहीं हो रहा है, उसके पहले ही यहाँ से OH माइनस अटैच होना स्टार्ट हो जा रहा है इधर से, क्योंकि स्पेस नहीं है इसको, तो ये बैक साइड से अटैच होता है। इसका मतलब इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा हमको, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और ये जो इन्वर्जन है, ये एक साइंटिस्ट थे वाल्डन, इन्होंने पहली बार देखा था। इसलिए SN2 में जो हम इन्वर्जन की बात करते हैं, ये ऑब्जर्व किया था सबसे पहले वाल्डन ने, इसलिए इसको हम लोग वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर आपका ओरिजिनल कंपाउंड सपोज R कॉन्फ़िगरेशन का है तो SN2 होगा
तो आपको एस कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अगर आपका रिएक्टेंट आर है तो आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, एस। और यही कंडीशन उल्टी भी लिख सकते हो आप, अगर रिएक्टेंट आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, आर। यहां तक बात क्लियर है? दोनों को एक्चुअली कंपैरेटिव पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपके रिएजेंट है, और आप प्रोडक्ट SN2 देगा या SN1 देगा, या किसको फेवर करेगा ये रिएक्टेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग को ध्यान रख के बात करनी है कि भाई सॉल्वेंट होना चाहिए कैसा, पोलर एप्रोटिक। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में कैसा मिलता है हमको, SN2 मिल सकता है। अब कंडीशन ये वाली भी है कि 1 डिग्री अगर प्योर है तो आपका SN1 देगा, लेकिन अगर आपका और दूसरे हैं 3 डिग्री है तो उसके चांसेस दूसरे हैं, 2 डिग्री है तो उसके चांसेस दूसरे। 2 डिग्री में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, कई बार वो दोनों प्रोडक्ट देता है। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। SN1 में हमारी कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती थी, क्लियर कट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता था। SN2 में नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड, और ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ही यहाँ से X आपका, ये जो हमने बात करी, यहाँ से X अपनी जगह को छोड़ता ही नहीं है। इसकी वजह से इधर से OH माइनस अटैक नहीं कर सकता, केवल दूसरे साइड से OH अटैक कर सकता है। इस साइड से जिधर से ये न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है उधर से अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए अपोजिट साइड पे ही अटैचमेंट भी होता है और अटैक भी होता है, और इसीलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा मिलते हैं। और उसको वाल्डेन ने देखा था पहली बार, इसलिए उनके नेम पे वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं SN2 में। क्लियर है बात यहाँ तक? अब अगर हम SN2 की बात करें कि भाई इसका अगर हम बोले जैसे SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप होता था, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, SN2 में इसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका RX के उस पर कॉन्सेंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जबकि SN1 में ऐसा नहीं था, SN1 में वो आपका केवल और केवल डिपेंड करता था RX के उस पर, न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं था, उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब अगर सपोज कोई रिएक्शन आता है आपको और बोल रहे हैं RX का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया और न्यूक्लियोफाइल का भी कंसंट्रेशन अगर हमने डबल कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा, अगर इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है तो रेट क्या हो जाना चाहिए, कितने टाइम्स हो जाएगा रेट? और कोई रेट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स, बताइए? 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो इसमें भी 2 पावर 1 है, इसको भी डबल कर रहे हो इसको भी डबल कर रहे हो, दोनों को जब डबल करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 1, और आपका रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों से इनका रेट जो होगा वो अफेक्ट होगा। क्लियर है बात? अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। और ये जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, अगर कोई बोले ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट कर सकते हो क्या, तो इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है।
अनस्टेबल सी एक स्टेट होती है जो बीच में बन जाती है और बहुत ही शॉर्ट लिव, बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है, इसलिए बनेगी और प्रोडक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, कितने सेकंड में होगा आपको पता भी नहीं लगेगा, तो इसको आइसोलेशन इसका पॉसिबल नहीं है, बट बनती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है आकर के, वो कहाँ पे अटैच होता है, किस में अटैच होगा, क्यों? क्योंकि अगर कार्बन को देखो आप, इस कार्बन को अगर देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन 4 बॉन्ड बनने के बाद भी इसके पास कुछ आपके एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्पेयर होता है, मतलब एक जगह इसके पास ऐसी होती है जहाँ पे ये एसोसिएशन कर सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है वो आता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और वहाँ पे आता है और फिर उसके बाद बॉन्डिंग कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SN2 की, तो SN2 में एक फैक्टर और होता है जो कॉम्पिटिट करता है इसके साथ, उसकी अगर हम बात करें SN1 में क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था। SN2 में पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या अफेक्ट डाल रहा है एप्रोटिक और प्रोटिक? देखो ये पोलर, सपोज हमने H2O ले लिया, तो H2O आपका पोलर भी होता है भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। H2O आपका पोलर भी होता है और ये H+ भी दे सकता है, प्रोटिक भी है। CH3 COCH3 को अगर देखें एसीटोन को, तो भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की यहाँ पे, तो ये इस बॉन्ड से यहाँ पे इस तरीके का कुछ नेगेटिव कैरेक्टर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी पोलैरिटी होगी लेकिन प्रोटॉन नहीं देगा। तो पोलैरिटी तो थोड़ी सी होगी लेकिन प्रोटॉन नहीं देगा। प्रोटॉन नहीं देने से कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि ये इसमें प्लस माइनस दोनों साइड है, तो जैसे ही RX के ऊपर अटैक करता है ये वाटर, अगर सपोज आता है यहाँ पे, तो ये वाटर क्योंकि पोलर भी है और प्रोटिक भी है, तो ये X- जैसे ही ब्रेक होकर के कार्बोकैटायन बनाते हैं और ये X- आता है बाहर, वैसे ही ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इसका जो पॉजिटिव एंड है वो इसको पूरे तरीके से कवर कर लेता है, या आप कह सकते हो सराउंड कर लेता है। और ये सराउंड करने के बाद इस X- को पूरे तरीके से H2O सराउंड कर लेगा, इसका पॉजिटिव एंड इसको पूरे तरीके से क्या करता है, सराउंड कर लेता है, जिससे कि इसका ये पूरा इसका सेपरेशन हो जाता है पूरे तरीके से। और सेपरेशन होने की वजह से ये जो कार्बन है जिस पे अटैक होना है उस पे इधर भी फ्री साइट हो गया, फ्री स्पेस हो गया, और उसके बैक साइड में भी फ्री स्पेस हो गया, ठीक है। तो ये बात थी SN1 की। इसी वजह से SN1 में आपको रिटेंशन और आपको इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों साइड फ्री होती है।
क्योंकि जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है, इसको सेपरेट ही करवा देता है। SN2 की अगर बात करें तो SN2 में पोलर तो होता है लेकिन एप्रोटिक होता है, उससे प्रोटॉन निकलता नहीं है, तो कंडीशन कुछ ऐसी बन नहीं पाती है। एक तो ये CH3 और कंडीशन कुछ ऐसी बन नहीं पाती है कि ये पूरे तरीके से सराउंड करे। तो नॉट सराउंड एक्स को पूरे तरीके से सराउंड ही नहीं कर पाता है ये। जब ये सराउंड नहीं करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स हटता नहीं है पूरे तरीके से और इसी वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पर धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें यहाँ से स्पेस ही नहीं है OH- को अटैक करने के लिए, तो फिर वो बैक साइड से करता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें कंडीशन नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट कैसा मिलता है, इन्वर्जन। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने का यही रीज़न है कि पूरे तरीके से ये सराउंड करके इसको अलग नहीं कर पाते, जबकि SN1 में ये जो सॉल्वेंट है ये पूरे तरीके से उसको सराउंड करके अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, तो वो साइड बिल्कुल फ्री हो जाती है, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। क्लियर है बात। अब देखो सॉल्वेंट को देख करके हम कैसे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनकी प्रेजेंस में आपका SN1 होगा और किसकी प्रेजेंस में SN2 होगा। SN1 और SN2 की अगर बात करें तो SN1 जो होते हैं, जैसे H2O ले लो आप, C2H5OH ले लो, ये भी ब्रेक हो जाता है C2H5O और H प्लस में, इसको बोलते हैं हम लोग एथॉक्साइड आयन। अब जैसे आपने ले लिया CH3OH ले लिया, और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे जो भी एथॉक्साइड इस तरीके के देंगे वो आ जाएंगे इसमें SN1 के लिए। और SN2 के लिए जैसे हमने एसीटोन ले सकते हैं, और एक होता है एक कंपाउंड ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल। ये दिख रहे हैं डाई मिथाइल आपको, सल्फो ऑक्साइड, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, ऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड बोलते हैं, DMSO। अगर आपका सॉल्वेंट के फॉर्म में एसीटोन लिखा हुआ है या DMSO लिखा हुआ है, या एक और कंपाउंड होता है फॉर्माइड बोलते हैं उसको, डाईमिथाइल फॉर्माइड, डाईमिथाइल फॉर्माइड का फॉर्मूला अगर लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, कैसे बना हुआ ये फॉर्मूला देखो। डाईमिथाइल फॉर्माइड क्यों बोला है थोड़ा सा समझ लो, इसका कोई काम नहीं है बट इसको क्यों बोला देखो। जैसे अगर हम बात करें तो CONH2 ग्रुप होता है एमाइड ग्रुप, मालूम है सबको ये, CONH2 इज एमाइड। तो अगर इसको देखो तो CONH है, यहाँ पे एक H को हटा दिया है यहाँ पे, और एक H को रिप्लेस करके क्या किया है, यहाँ पे CONH ये अपना बना हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने N की जो वैलेंसी है वो 2 मिथाइल से सैचुरेट कर दी है, ये ऐसे था। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, सपोज CH3 लगा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका इस पे तो कुछ करवाया नहीं, इन्होंने N के ऊपर 2 मिथाइल लगा दिया और इस ग्रुप को H से रिप्लेस करवा दिया, तो इसीलिए इसका नाम है फॉर्माइड। ठीक है, एमाइड से रिलेटेड है, एमाइड से डेराइव्ड है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया, फॉर्माइड। तो आपका तो काम इतना है कि आपको याद रखना है कि कौन से सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, तो हमारी SN2 होगी,
जैसे उसमें डाई मिथाइल फॉर्माइड लिखा हुआ है, DMSO लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको शॉर्ट में DMF बोलते हैं, तो हम बोलेंगे SN2 होगी। अगर वाटर मीडियम है आपका, इथाइल अल्कोहल है, CH3OH है, तो आपकी SN1 होगी, जिसमें एल्कोक्साइड आयन RO- बोलते हैं। एल्कोक्साइड आयन अगर प्रोड्यूस कर सकता है वो, तो उसमें SN1, और ये वाले जो हैं इसमें क्या होगा, SN। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो दोनों ही जो प्रोसेस होते हैं, SN1 से हो रिएक्शन या SN2 से हो, दोनों प्रोसेस होते हैं एक्सोथर्मिक। और आपको पता है कि जिस रिएक्शन में भी हीट निकलती है, उसको अगर प्रोडक्ट को आपको फेवर करना है, उस रिएक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है लो टेम्परेचर। मतलब इसमें भी लो टेम्परेचर होगा और इसमें भी क्या होगा, लो टेम्परेचर। SN1 में के रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनेंगे, SN2 में आपका केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ Cl अटैच करवा दिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करा दिया, यहाँ पे ट्राइशियम ले लो, यहाँ पे ड्यूटीरियम ले लो, ये अपना है रिएक्टेंट। और यहाँ पे हमने KOH अटैच कराया और यहाँ पे लिख दिया DMSO या DMF लिख दिया, कुछ भी, जो भी ये वाले सॉल्वेंट है। अब प्रोडक्ट लिखना है, तो प्रोडक्ट क्या लिखें? सबसे पहली बात हमने क्या पहचानी कि KOH है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात हमने पहचाने DMSO अगर कहीं पे दिखता है तो SN2 होना चाहिए। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है, मतलब जिधर Cl अटैच है उसके अपोजिट साइड पे आपको Cl लगाना है, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको Cl की जगह पे रख दो, तो बना दे प्रोडक्ट। भाई इधर D कर दो, इधर आपका OH अटैच करवा दो, इधर H तो रहेगा ही रहेगा, भाई Cl तो हट जाएगा ना, ब्रेकिंग हो जाएगा। क्लियर है बात? वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। अब कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ क्या, R से S, S से R कुछ चेंज हुआ, देखते। ये कायरल कार्बन है अपना, तो कायरल कार्बन के अराउंड क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्राइशियम है, तो क्लोरीन को पहली पोजीशन मिलेगी, इसका एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है। फिर ट्राइशियम का होता है, इसका एटॉमिक वेट 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका आपका 2 होता है, तो सेकेंड पोजीशन इसको मिल जाएगी, थर्ड इसको मिल जाएगी, फोर्थ इसको। हाइड्रोजन तो लोएस्ट प्रायोरिटी होता ही, तो 1 2 3 अगर करेंगे तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R या S? प्रियांजल बताइए, कॉन्फ़िगरेशन R या S? R हो जाएगा, क्लॉकवाइज में तो R होता है। तो अब जो प्रोडक्ट बना है उसमें S होना चाहिए, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई। OHO को पहली प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है, फिर इसको दूसरी, इसको तीसरी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 करोगे तो कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो S प्रोडक्ट मिल गया। हमने ऐसे भी देख लिया, और अगर हमें प्रोडक्ट दिया होता और हमें चेक करना होता तो भी हम चेक कर लेते। वैसे भी देख लिया कि अपोजिट साइड में अटैच कराया। क्लियर? अब देखो, और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं।
एक फैक्टर है जो कॉम्पिटिट करता है आपका, वो है रेट डिपेंड करता है स्टीयरिक हिंड्रेंस के ऊपर। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उस रिएक्शन का। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब है बेसिकली मतलब है क्राउडिंग की बात हो रही है। जैसे मान लो ये X है और यहाँ पे CH2 CH3 है, तो जिस कार्बन से X को निकलना है, इस कार्बन को अगर देखो तो ये 1 डिग्री कार्बन है और इसके पास में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, देख पा रहे हैं सब लोग। लेकिन अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड हम ले लें जिसके पास CH3 ग्रुप ज़्यादा अटैच करवा दें हम, ये 3 डिग्री है, तो इसके पास अगर देखो तो 1 2 3 मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो मिथाइल ग्रुप की क्राउडिंग हो गई है। तो ये क्या करते हैं, ये क्राउडिंग होने से ये स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये इधर से अटैक नहीं करने देंगे किसी रिएजेंट को, ये क्या करेंगे, यहाँ पे रुकावट डालेंगे ये वाले। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस किसी कंपाउंड में जितना बढ़ता जाता है उसका रिएक्शन रेट जो होगा वो उतना कम होता जाएगा। अगर वो SN2 दे भी रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका रेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। और स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे चांसेस ये बन जाएंगे आपके कि SN2 होने के चांसेस कम होंगे। देखो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें 321 डिग्री वाले कंपाउंड की, जैसा कि अभी हमने 31 लिया था, तो इसमें सपोज हम ये ले लेते हैं, ये 3 डिग्री वाला है। एक हम ले लेते हैं 2 डिग्री, और एक हम ले लेते हैं इथाइल, और एक मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो चारों हैं, चार जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इन चारों में पूछ रहे हैं कि SN2 कौन ज़्यादा देगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो लिविंग ग्रुप तो सेम है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इसी को हटना है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप सेम हो गया। SN2 मोर। और क्वेश्चन हो सकता है ऑर्डर ऑफ SN2, कौन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कौन, इस तरह। तो अगर SN2 की बात करनी है तो SN2 की अगर बात करो तो SN2 में क्या है आपका, जितना ज़्यादा क्राउडिंग उतना ज़्यादा उसका रेट कम, SN2 उतना कम होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये है आपका 3 डिग्री, ये है अपना 2 डिग्री, ये है अपना 1 डिग्री, बट इट इज़ इथाइल, एक ग्रुप इसके साथ अटैच है। ये भी 1 डिग्री है बट इट इज़ मिथाइल, इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप क्राउडिंग करने के लिए अटैच नहीं है। तो अगर हम लोग देखें मोटी मोटी बात, तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, क्राउडिंग यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SN2 होने के चांसेस सबसे कम होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हो रहा है। भाई हाइड्रोजन तो छोटू सा ही है, स्टीयरिक हिंड्रेंस इसकी वजह से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 हो गए, ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर देखो तो क्या ऑर्डर हो जाएगा अपना, SN2 का ऑर्डर ये हो जाएगा, यस और नो। और हाईएस्ट बोलो तो D वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो 1 डिग्री वाला है, अगर हम बोलें तो 1 डिग्री वाला सबसे कम, और 2 डिग्री वाला उससे 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस का फैक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 1 डिग्री में भी अगर मिथाइल है तो उसका क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, और अगर इथाइल है तो उसका कम होगा।
क्लियर है बात? SN1 की बात करते थे हम लोग तो जस्ट अपोजिट ऑर्डर आता था, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती थी, इसलिए वहाँ पे क्या होता था, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा SN1 और 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम। लेकिन ऐसा इस तरीके के जो फैक्टर है ये एकदम डेफिनेटली नहीं कह सकते। अगर दो फैक्टर कॉन्साइड करने लगे, दो फैक्टर अगर वहाँ पे लगने लगे, तब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये शायद 2014 का है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। देख, तो इसका मतलब ये है कि SN1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो SN1 ज़्यादा। SN2 की अगर बात करो तो SN2 में अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 ज़्यादा होगा। जितने क्राउडिंग कम होगी उतना SN2 ज़्यादा। अब देखो, ये पहला फैक्टर हमने देख लिया स्टीयरिक हिंड्रेंस। दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर अगर हम देखें, स्टेबिलिटी ऑफ TS, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे वहाँ पे SN1 में हम देखते थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर ज़्यादा है तो वो SN1 ज़्यादा देता था। यहाँ पे अगर TS ज़्यादा स्टेबल बन जाए तो TS अगर ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो क्या होगा कि बैक साइड से ही अटैचमेंट हो पाएगा, और बैक साइड से ही अगर अटैचमेंट होगा तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे SN2। तो TS की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब TS की स्टेबिलिटी कैसे कैसे अगर हम बात कर सकते हैं तो हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके साथ अटैच है X और इधर से अटैच हो रहा है न्यूक्लियोफाइल। ये हमारी है ट्रांजिशन स्टेट। अब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है तो इसके पास तो होंगे इलेक्ट्रॉन, और आपका एक सेकेंड, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे हो सकता है। ये हेलोजन है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ये कार्बन है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। पार्शियल बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर एग्जैक्ट पॉजिटिव बोलते तब तो कार्बोकैटायन बोल देते। तो सपोज ये जो कार्बन है इसकी अगर बात करो तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो सकती है पॉजिटिव सेंटर से। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल हो सकते हैं इधर से इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन पुल अगर ये करेगा ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो आप इसको। और अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो मतलब क्या है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज।
अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, तो निगेटिव चार्ज को पुल कर रहा है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा धीरे धीरे। यस और नो? या जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करेगा। और इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो मतलब इनका नेगेटिव चार्ज भी धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई चार्ज स्पीसीज है और उस पर चार्ज धीरे धीरे कम होने लगे, तो चार्ज कम होने का मतलब है कि वो स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो इसका कम हो रहा है। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्टेबलाइज हो रहा है चीज़। यानी कि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, या यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो स्टेबिलिटी ऑफ TS होगी, और स्टेबिलिटी ऑफ अगर TS होगी तो SN1 ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, अब आपसे अगर बोल दिया जाए कि दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा केस है जिसमें स्टेबिलिटी भी है TS की, तो स्टेबिलिटी ऑफ TS तो SN1 को बढ़ाएगा, लेकिन स्टीयरिक हिंड्रेंस भी है, तो ये तो SN1 को डाउन करता है। तो अब इस समय हम किसको डिसाइडिंग फैक्टर लेंगे? तो एक्सपेरिमेंट से ऐसा देखा गया है कि ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, जो स्टेबिलिटी ऑफ TS है, ये फैक्टर आपका डोमिनेट करता है, मतलब थाउजेंड्स के नंबर में डोमिनेट करता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 होने के चांसेस जितने कम होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ TS की वजह से SN2 होने के चांसेस उससे कई थाउजेंड्स टाइम्स ज़्यादा होंगे, तो ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो इसलिए याद रखेंगे, अगर दोनों चीज़ें लग रही हैं तो किसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा? तब हमें सोचना पड़ेगा स्टेबिलिटी के हिसाब से। क्लियर है बात? अब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ EWG के। कहाँ से लाएं EWG? देखो, अब हम देखते हैं, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देख लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है। ये वाला कैसा है कार्बन? अगर इसको देखो तो 2 डिग्री है, और यहाँ पे ये भी 1 डिग्री है। भाई क्लोरीन जिससे अटैच है उसको ही देखना है, क्योंकि उसी बॉन्ड को ब्रेक होना है। तो इतनी बात तो सबको समझ आती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब हमें क्या देखना है कि भाई यहाँ पे अगर देखो तो इसके साथ अगर हम इस 1 डिग्री और इस 1 डिग्री को बोलें तो SN1 कौन देगा? अगर B और C ऑप्शन को देखो, पहले इसको ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे हिंड्रेंस एक यहाँ पे है
और यहाँ पे कोई भी आपका हिंड्रेंस नहीं है, CH3 अकेला है। तो इसमें और इसमें कौन 1 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा? बी और डी ऑप्शन को अगर देखें तो डी ज़्यादा देगा। ठीक है, अब हम लोग ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से अगर कंपेयर करो तो 2 डिग्री में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये कम देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी, बी और ए उससे भी कम है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम लोग सी वाले को देखते हैं। सी वाला 1 डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है। ये जो ग्रुप है ना CH3CO, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये जो ग्रुप है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा वो स्टेबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। इस स्टीयरिक फैक्टर के ऊपर ये वाला फैक्टर क्या कर लेगा? डोमिनेट करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ TS यहाँ पे क्या हो जाएगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए अगर सबको कंपेयर करो तो EWG के लगते ही सी ऑप्शन सबसे आगे आ जाएगा। क्लियर है बात? एक एक करके हम लोगों ने देखा। पहले देख लिया कौन सा कार्बन है। 1 डिग्री 3 निकले थे, जिसमें से 2 1 डिग्री ऐसे थे जिनको इजीली कंपेयर हमने कर लिया। फिर उसके बाद 2 डिग्री को देखा तो 2 डिग्री में हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया 1 डिग्री के कंपैरिजन में, इसलिए उसको कम कर दिया, कम पे रख लिया। और फिर यहाँ पे देखा ये EWG अटैच हो गया। ये फैक्टर बहुत ज़्यादा टाइम्स में ज़्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो इसको हमने सबसे पहले। क्लियर? अब देखो इसका मतलब इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और SN2 का ऑर्डर बोलो तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये बोल सकते हैं। लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा फैक्टर आ गया? अगर केवल स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर है तब तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे क्या आ गया? दूसरा वाला फैक्टर क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला आ गया और उसमें हमने EWG प्रेजेंट है, तब हमें उसकी बेसिस पे उस केस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखते हैं हम लोग कि कंपाउंड आपका SN1 भी दे सकता है कोई कोई, और वही कंपाउंड SN2 भी दे सकता है। सिचुएशन अलग अलग कर दो, कंडीशन आप अलग अलग कर दो। जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो तो दूसरा रिएक्शन हो रहा है, SN2 हो रहा है, और पोलर और प्रोटिक ले लो तो SN1 हो रहा है, कंपाउंड सेम है। टेन हो गए, 15 हो जाए तो मेरे को बोल देना, है ना? जैसे मान लो ये है, और एक कंपाउंड ये है, ठीक है? इस पे कराना है हमको और देखना है कि SN1 किस पे ज़्यादा हो रहा है, SN2 किस में ज़्यादा हो रहा है। तो SN1 के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और
सॉरी, SN1 के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और SN2 के लिए हम ध्यान में रख रहे हैं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर देख लेते हैं और दूसरा फैक्टर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। तो अगर देखो स्टीयरिक हिंड्रेंस की बात करो तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सेम टू सेम यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी और ये भी एक ही तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन को देख लेते हैं। जैसे अगर इसको देखो तो ये CH2 प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन, Br माइनस अलग हो। अगर इसको देखो तो यहाँ पे CH2 प्लस बनेगा और ये Br माइनस अलग हो। ठीक, इस कार्बोकेटाइन को अगर देखो तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस से इसको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर रेजोनेंस से आपको स्टेबिलिटी मिल रही है तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलने की वजह से क्या होना चाहिए, इसमें कार्बोकेटाइन अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो इसमें होना चाहिए क्या, SN1। यहाँ पे अगर इस केस को देखो, फर्स्ट कंपाउंड को देखो, तो फर्स्ट कंपाउंड में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो इतना रेजोनेंस होगा नहीं, तो इतना स्टेबलाइज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका SN1 नहीं होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है, अब देखो, अब दूसरी चीज क्या यहाँ पे काम कर रही है, एक और काम कर रही है। ये जो ग्रुप है ना अपना फिनाइल ग्रुप, ये -I की तरह काम करता है। अगर इसको बोलो इस ग्रुप को अगर हम बोले तो ये -I की तरह काम करता है। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग गया है तो ये TS को स्टेबलाइज करेगा क्या, यस और नो? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देगा। तो इस रूल से तो यहाँ पे SN2 भी होगा ज़्यादा। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, SN2 भी यहाँ पे होने के चांसेस मोर हैं और SN1 भी होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे SN1 होने के भी चांसेस कम हैं और SN2 का तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या ऐसा कुछ चीज़। क्लियर है बात? तो इंटरप्रिटेशन हमने क्या निकाला, इंटरप्रिटेशन क्या निकला हमारा कि जो सेकेंड कंपाउंड है वो SN1 भी ज़्यादा देगा और SN2 भी ज़्यादा देगा। ये वाला SN1 देगा, कार्बोकेटाइन तो बन रहा है, SN1 तो देगा, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या होगी, लेस। अगर दोनों की डिग्री को कंपेयर किया जाए, कौन SN1 ज़्यादा देगा तो सेकंड वाला, कौन SN2 ज़्यादा देगा तो आपका सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला जो होगा वो SN1 कम देगा। ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगी नहीं, तो ट्रांजिशन स्टेट अगर नहीं बनेगी, और वैसे अगर देख लो उसको तो ये कैसा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। कार्बन, ध्यान से सोच लो भाई, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री है तो SN1 होना चाहिए था, और स्टीयरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी यहाँ पे आ सकता है। ये वाला ग्रुप अटैच है, एक जगह फिनाइल अटैच है, तो वो भी क्या करेगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस भी SN1 को कम करेगा, ठीक है। SN2 को कम करेगा, सॉरी, SN2 के भी चांसेस हैं, लेकिन SN2 को लेस करेगा कौन, स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर। तो मतलब दोनों चीज़ें इसमें कम होंगी और इसमें दोनों ही प्रोसेसेस ज़्यादा होंगे।
क्लियर? फिफ्टीन हो गए। चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराने हैं वो हम लोग नेक्स्ट कल 10:30 पे आपकी प्रॉब्लम क्लास है। जिसको प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेना पी ब्लॉक की, और जिसको नहीं होगी वो तैयार